बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 36 घंटे से यमनी हौसी मुसलसल इसराइल के लॉर्ड या जिसको इसराइल के अंदर बिन गुरियन एयरपोर्ट कहा जाता है उस पर हमला करते आ रहे हैं, चाहे फिर वो हमले बैलिस्टिक मिसाइल की सूरत में हो या फिर उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाते रहे हों या उसके साथ साथ जो ड्रोन से हमले किए जाते रहे हों। ये तमाम हमले हैं मुश्तरका तौर पे 36 घंटों में मुतवातिर 3 दफ़ा जो है इस लॉर्ड या बिन गुरियन एयरपोर्ट को यमन के हौसियों की तरफ से निशाना बनाया गया है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन हमला हुआ है, एक बार फिर इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है यमन के हौसियों की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए। और इस वक्त यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम सरी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है जिसमें इस वक्त की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया जा रहा है। अब जो कार्रवाई हुई है इसमें यमन की मिसाइल फोर्स ने एक क्वालिटेटिव ऑपरेशन किया है जिसके अंदर लॉर्ड एयरपोर्ट, जो कि इसराइल के अंदर बिन गुरियन एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और जो कि याफा या तिल अबीब के इलाके में पाया जाता है, उसको टारगेट किया है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। और इस ऑपरेशन के बारे में यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ये भी कह रहे हैं कि खुदा की मदद को शामिल हाल रखते हुए ये ऑपरेशन अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हुआ, यानी फिर मकासद हासिल किए गए हैं। और जो एयर ट्रैफिक था उसको मुकम्मल तौर पे घंटों तक जो है वो गैर फ़ाल किया गया, यानी फिर इस एयरपोर्ट पे जो फ़्लाइट्स उतर रही थी या इस एयरपोर्ट से जो फ़्लाइट उड़ रही थी उनको मुकम्मल तौर पे सबोताज किया गया। और इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के वजह से जो इसराइलियों के अंदर एक पैनिक की सी सूरत हाल थी, यानी फिर जिस तरह से ये इसराइली अपनी जानें बचाकर भागने पे मजबूर हो गए थे शेल्टर होम्स की तरफ, अपने बंकर्स की तरफ, वो भी दीदनी थी। अब इस वक्त इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तैयारे हैं जो कि इस बिन गुरियन एयरपोर्ट पे लैंड तो करना चाहते हैं लेकिन फिजा में ही वो चक्कर लगाते हैं और उसके बाद फिर किसी दूसरे एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। यानी फिर इस हमले के नतीजे में इस बिन गुरियन एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पे जो है वो जाम कर दिया गया, यानी फिर ना कोई फ्लाइट्स यहाँ से उड़ सकती थी ना कोई फ्लाइट यहाँ लैंड हो सकती। तो इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर यमनी हौसियों की तरफ से इस बिन गुरियन या लॉर्ड एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ और भी कार्रवाइयाँ हुई, यानी फिर इससे पहले जो 12 घंटे पहले कार्रवाई हुई थी वो भी इसी तरह की कार्रवाई थी जिसमें एक तरफ तो हाइपरसोनिक मिसाइल और उसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों में, जिसके अंदर काबिल कदर नाम जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि यमन काफ़ी अरसे से इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता आ रहा है, उसको इस्तेमाल किया गया था। और इसके साथ साथ याफा ड्रोन से हैफा के नज़दीक इसराइली मिलिट्री तंसीबात को भी टारगेट किया गया था। तो 2 कार्रवाइयाँ हुई थी पिछले 12 घंटे में जिसमें यमनी हौसियों ने एक तरफ तो इसराइली बिन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया था और उसके साथ साथ हैफा और तिल अबीब के नज़दीक इसराइली मिलिट्री तंसीबात के ऊपर ड्रोन दागे गए थे। याफा ड्रोन से हमला किया था जिसके अंदर अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुए। तो 36 घंटे में इसराइली एयरपोर्ट बिन गुरियन एयरपोर्ट या लॉर्ड एयरपोर्ट पे यमनी हौसियों का ये तीसरा हमला है जो कि अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो चुका है। अब इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त गजा के अंदर जिस तरह की नस्लकुशी बर्बरियत का सिलसिला जारी है और उसके ऊपर इसराइल जिस तरह से ये ढिठाई के साथ ये कार्रवाइयाँ एक तरफ तो कर रहा है और अपने जंगी जराइम को कबूल नहीं कर रहा, यानी फिर जिस तरह से बच्चों का और ख़वातीन का यानी बुजुर्गों का कत्लेआम किया जा रहा है और उसको फिर सेल्फ डिफेंस का नाम इसराइल की तरफ से दिया जा रहा है। अब इस पे यमनी हौसियों ने अपनी जो स्टैंस है उसको वाज़ेह कर दिया है कि ये तमाम चीज़ें या ये तमाम इक़दाम जो कि इसराइल की तरफ से गजा के हवाले से किए जा रहे हैं ये इसराइल को और ज़्यादा वर्नरेबल बनाते हैं। और इस वक्त यमनी अपनी ये मॉरल और रिलीजियस ड्यूटी समझते हैं कि इस वक्त इनको टफ टाइम दिया जाए, चाहे फिर वो फ़िज़ाई पहरे की शक्ल में दिया जाए, चाहे वो बहरी पहरे की शक्ल में दिया जाए, यानी फिर बहरा अहमर बाबल मंदब से लेकर जितने भी इलाके हैं यहाँ से किसी भी किस्म की जहाज़ रानी का सिलसिला जो कि इसराइल तक पहुँचता था उसको ऊपर कदगन लगाई जाए, उसके ऊपर एक पहरा लगाया जाए। उसके साथ साथ जो इसराइली एयरपोर्ट्स के ऊपर जो फ़िज़ाई पहरा लगाने की बातें हैं उसके अंदर भी तेज़ी लाई जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त ये हमारी एक इंसानी ड्यूटी है, यानी यमनी हौसियों की एक तरफ तो रिलीजियस ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है और साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी भी है कि किसी भी तरह से फ़लस्तीनियों को उनके हाल पे ना छोड़ा जाए, चाहे फिर दामे दिरमे सुखन कदमे जो भी इक़दाम फ़लस्तीनियों के हवाले से यमन कर सकता है कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह करता जा रहा है कि इस वक्त
तमाम अरब दुनिया के अंदर एक छोटा सा लेकिन एक वाहिद मर्द मुल्क है जो कि खुलकर इसराइल की मुखालफत में, इसराइल के ऊपर हमले करने में सामने आ रहा है, जबकि फ़लस्तीनियों की मुकम्मल तौर पे हिमायत करता जा रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सके। अब इसके साथ साथ बात करते चलें, इस वक्त चाइना ने एक्सेलरेट कर दिया है उस प्रोसेस को, यानी फिर J-35A तैयारे जो कि चाइना अगले साल फराहम करने वाला था पाकिस्तान एयरफोर्स को, उसमें एक तरफ तो तेज़ी लाई जा रही है और अब ये भी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि पहले फेज़ के अंदर यानी फिर अगस्त 2025 से इन तैयारों की फराहमी पाकिस्तान एयरफोर्स को शुरू हो जाएगी। पहले फेज़ के अंदर ये 30 तैयारे होंगे जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को फराहम किए जाएंगे चाइना की तरफ से। अब एक तरफ ये खबरें हैं और दूसरी तरफ जो है वो ये भी खबरें अब एक्सकेलेट होना शुरू हो गई हैं, यानी ये खबरें भी अब फैलना शुरू हो गए हैं, चाहे फिर वो इंडियन मीडिया की तरफ से फैलाई जा रही हों या इसके साथ साथ अमरीकी या वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि चाइनीज़ ये तमाम तैयारे जो कि इस वक्त पाकिस्तान के फ्लीट में ये 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन शामिल होने जा रहे हैं J-35A, ये 50% रियायती कीमतों पे मुहैया कर रहा है पाकिस्तान को। यानी फिर इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर इस तैयारे की कीमत 100 रुपये है तो पाकिस्तान को ये तैयारे चाइना की तरफ से 50 रुपये में फराहम किए जा रहे हैं। और एक तरफ तो ये तैयारे आधी कीमत में फराहम किए जा रहे हैं, दूसरा इसके साथ साथ जो नए और लेटेस्ट मिसाइल हैं यानी फिर PL-17 मिसाइल और इसके साथ साथ PL-21 मिसाइल्स, वो भी चाइना इन तैयारों के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को फराहम करेगा, जिसके बाद एक तरफ तो पाकिस्तान की एविएशन आर्सनल में, पाकिस्तान की फ़िज़ाई आर्सनल के अंदर 5th जनरेशन के तैयारों का इजाफा हो जाएगा, दूसरी तरफ PL-15 और PL-21 जैसे खतरनाक मिसाइलों के हुसूल के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स की दिफाई सलाहियत में भी बहुत बड़ा और खातिरखा इजाफा हो सकता है। तो इस वक्त ये खबरें हैं कि 40 मजमूई तैयारे हैं जो कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को फराहम किए जाने हैं और फिर उनमें से 30 तैयारे जो हैं वो अगस्त के महीने में पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़िज़ाई फ्लीट का हिस्सा बन जाएंगे। अब इसके साथ साथ आपको ये खबर देते चलें कि एक फॉर्मर CIA एजेंट सारा एडम्स ने ये दावा किया है कि इंडिया इस वक्त तालिबान के नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा है और उसका मकसद ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर में कश्मीर के मुजाहिदीन हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर से है और वो चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद हैं, उनके कत्ल का जो मंसूबा या उनको असैसिनेट करने का जो मंसूबा बना रहा है इंडिया, उसके अंदर अब वो तालिबान के नेटवर्क्स को इस्तेमाल करना शुरू हो गया है। यानी फिर अब इंडिया प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करेगा। इससे पहले जो दहशतगर्दाना कार्रवाई खुददार में हुई, इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की ISPR का वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि ये तमाम कार्रवाइयाँ, इसके ताने बाने मुकम्मल तौर पे इंडिया से मिलते हैं और जो फितना हिंदुस्तान यानी BLA जिसका नाम बताया जाता है, ये तंजीम मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान के राब्ते में, हिंदुस्तान से फंडिंग हासिल करती है, हिंदुस्तान से ट्रेनिंग हासिल करती है, हिंदुस्तान इनको असलहा फराहम करता है, इनको मुकम्मल तौर पे लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता है, जिनके बलबूते पे ये बलूचिस्तान के इलाकों में अनारकी फैलाते हैं और फिर मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करते हैं। तो वाज़ेह स्टैंड सामने आ चुका है। दूसरी तरफ ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान की तरफ से बंद किया जाता है तो फिर पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की सांसें बंद कर देगा। तो ये एक वाज़ेह धमकी भी ISPR के तर्जुमान की तरफ से सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान ने वो तमाम शवाहिद रख दी हैं, यानी फिर बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान किस तरह से इन्वॉल्व है, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो लेके चल रहा है और किस तरह से यहाँ के जो टेररिस्ट हैं, BLA के टेररिस्ट हैं, उनकी फंडिंग की जा रही है। तो तकरीबन 2009 से लेकर 2025 तक के तमाम जो शवाहिद मुकम्मल तौर पर प्रूफ्स थे वो पाकिस्तान ने अब इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश कर दिए हैं, ताकि फिर बाद में कोई उज़र न रहे और फिर हिंदुस्तान जिस तरह से खबरों में प्रोपेगेंडा लेकर आता है तो इन चीज़ों को झुटलाया ना जा सके। तो इस वक्त ये वाज़ेह हो चुका है कि हिंदुस्तान जो है तालिबान नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा है ताकि कश्मीरी मुजाहिदीन को चाहे फिर पाकिस्तान में असैसिनेट किया जाए या इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में। इसके साथ साथ अगर बात करते चलें तो ऑपरेशन बयानुल मरसूस के बाद चाइना को बहुत कसीर तादाद में एक तरफ तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं, जबकि बांग्लादेश और इसके साथ साथ इंडोनेशिया जैसे मुल्कों ने अब J-10C तैयारों में और JF-17 थंडर तैयारों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है, यानी फिर ऑर्डर्स मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त 8 ऐसे ममालिक सामने आ रहे हैं जिन्होंने चाइनीज़ HQ-9
एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ऑपरेशन बयानुल मरसूस के अंदर पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया गया था, उसके अंदर जो है दिलचस्पी लेना शुरू की है, यानी फिर उसको खरीदने के ख्वाहिशमंद है। अब इन तमाम ममालिक में एक तरफ अल्जीरिया है, बांग्लादेश है, ईरान है, इराक है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और पाकिस्तान तो पोटेंशियली इस हथियार को इस्तेमाल भी कर रहा है और आने वाले वक्तों में चाइना से और कसीर तादाद में इन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो लेकर फिर अब मुल्क के अंदर बहुत सारी जगहों पे डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसके बाद फिर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत या एयर डिफेंस सलाहियत में एक खातिरखा इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने ये काम किया है कि अजीत डोवल को फौरी तौर पे अब रवाना करने की बातें हो रही हैं रशिया, यानी फिर रशिया से जाकर रशिया की मिन्नतें तरले करना शुरू कर दी जाएंगी कि हमें S-400 और ज़्यादा फराहम किए जाएं और फिर वो S-400 फराहम किए जाएं कि जो रशिया अपने लिए इस्तेमाल करता है। यानी फिर इस वक्त रशिया ने जो हिंदुस्तान को S-400 फराहम किए थे वो एक्सपोर्ट वेरिएंट थे और एक्सपोर्ट वेरिएंट की जो स्पेसिफिकेशन होती है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो ओरिजिनल सिस्टम से कम होती है। S-400 जो रशिया इस्तेमाल करता है या जिससे अपनी सरहदों की हिफाजत करता है, उसकी कैपेसिटी या उसकी कैपेबिलिटीज़ इन एक्सपोर्ट वेरिएंट से कहीं ज़्यादा है। तो इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो भागा भागा पहुंचा है और इस वक्त $5.4 बिलियन खर्च करने के लिए भी तैयार है कि किसी भी तरह से रशिया उसको अपने S-400 के वो वेरिएंट्स फराहम कर दे कि जो इस वक्त रशिया अपने लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि पिछले 24 घंटों के अंदर इस तरह के बयानात बहुत ज़्यादा प्रोपगेट होना शुरू हो गए कि इसराइल अगले 48 घंटों में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर निशाना लगा सकता है, टारगेट कर सकता है। अब एक तरफ तो ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक लेटर जो है वो जमा करा दिया है जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि अगर किसी भी तरह से इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे टारगेट किया तो फिर ईरान इसको अमेरिका की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तस्वुर करेगा, यानी फिर ये जो हमला किया जाएगा, चाहे फिर ये हमला इसराइलियों की तरफ से किया जाए, ये हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमला तस्वुर किया जाएगा और फिर इसका जवाब ईरान की तरफ से बहुत खतरनाक तरीके से दिया जाएगा। अब इस हवाले से ईरानी पासदारान फोर्स के तर्जुमान की तरफ से वाज़ेह वार्निंग, वाज़ेह धमकी इसराइल को दे दी गई है कि इसराइल किसी भी तरह से ये फूलिश हरकत या ये बचकाना हरकत करने की कोशिश ना करे कि अगर ये हरकत की जाती है, यानी फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाता है इसराइल की तरफ से, तो फिर इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। यानी फिर दुनिया में अमन तब तक कायम नहीं हो सकेगा कि जब तक दुनिया के नक्शे से सहयूनियत का मुकम्मल तौर पे खात्मा नहीं हो जाता। और ये वाज़ेह धमकी है कि इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो इस वक्त ईरान की पासदारान इनकलाबी फोर्स के स्पोक्स पर्सन ने ये वाज़ेह धमकी जारी कर दी है कि किसी भी तरह की हिमाकत करने की अगर इसराइल ने कोशिश की तो फिर इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। फिर चाहे अमेरिका उसको बचाने आए, इसराइल का एक एक इंच जो होगा वो ईरानी मिसाइलों के निशाने पे होगा और फिर मुकम्मल तौर पे सहयूनियों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। उसके बाद ही दुनिया में अमन कायम हो सकेगा। तो बहुत बड़ी धमकी है जो इस वक्त ईरानी पासदारान के फोर्स के स्पोक्स पर्सन की तरफ से सामने आई है कि अगर किसी भी तरह से हिमाकत की गई इसराइल की तरफ से ईरान को टारगेट करने की तो फिर इसराइल का ये हाल किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ ये बात करते चलें कि ईरान और रशिया के दरमियान इस वक्त ऑफिशियल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो हो चुकी है। 20 साल के अरसे पे मुहित है ये पार्टनरशिप, यानी फिर 20 साल तक ईरान और रशिया आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होंगे और फिर इसके बाद रशिया और ईरान के दरमियान जो तिजारत है उसके अंदर फ़रोग मिलेगा, मिलिट्री डील्स होंगी। इसके साथ साथ जो आपसी बैंकिंग सिस्टम है वो वैसे ही इंटीग्रेट होते जा रहे हैं, इसके अंदर भी आसानियां पैदा होंगी और फिर किसी भी मुमकिन जंग की सूरत हाल में, चाहे फिर वो जंग ईरान पर मुसल्लत की जाती है तो रशिया उसको अपने मुल्क पे की जाने वाली जंग तस्वुर करेगा और किसी भी जंग के अंदर अगर रशिया इन्वॉल्व होता है तो फिर ईरान उसकी मदद को बढ़कर सामने आ सकता है। तो अब इस वक्त एक ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि ईरान और रशिया के दरमियान तय पा चुकी है, दस्तखत किए जा चुके हैं और ये बायलैटरल रिलेशन के अंदर और उसके साथ साथ डिफेंस के सेक्टर के अंदर दोनों ममालिक आपस में जो है इश्तराक करेंगे। इससे पहले भी ईरान जो है अपने शहीद 136 ड्रोन की फैक्ट्री जो है वो रशिया में लगा चुका है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा चुकी है। 2 बिलियन या $2.5 बिलियन का जो एक मुआहिदा है इस वक्त ईरान और रशिया के दरमियान चल रहा है। ईरान में जो 136 शहीद ड्रोन कहलाते हैं
वो अब रशिया जो है वो जेरान के नाम से बना रहा है और इन ड्रोन्स की अफादियत इस यूक्रेन की जंग में भी देखी जा सकती है। तो आने वाले वक्तों में इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मिलिट्री तिजारत भी होगी, यानी फिर रशिया से जो हवाई जहाज़ होंगे, जो एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, वो ईरान जो है वो ख़रीद सकता है, बहुत आसानी से ख़रीद सकता है। और फिर आने वाले वक्तों में ईरान की जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उनको रशिया भी इस्तेमाल कर सकता है। अब इस वक्त बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। एक ऐसी डील फाइनल हो चुकी है, उस पर दस्तखत हो चुके हैं, जिसके बाद 211 साल के बाद चैगोस नामी एक जजीरा जो कि इंडो पैसिफिक के इलाके में मौजूद था, उस पर 211 साल से बरतानवी राज था, उसको अब चाइना बैक्ड मॉरिशस हुकूमत के हवाले किया जा रहा है। अब अगर बात करें इस चैगोस आइलैंड की, तो इसी के नज़दीक वो अमरीकी बेस है जो कि बरतानिया और अमरीका मुश्तरका तौर पे इस्तेमाल करते हैं इंडियन ओशन में, डियागो गार्सिया बेस, जिसको इस वक्त इस बात से भी अहमियत हासिल है कि इंडो पैसिफिक और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमरीका के ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर ये डियागो गार्सिया बेस अपना एक अहम किरदार अदा करती है। इस वक्त इस बेस के ऊपर काफ़ी तादाद के अंदर B-2 स्प्लिट बॉम्बर्स मौजूद हैं अमरीका के, और इसके साथ साथ ये अमरीका और बरतानिया की तरफ से मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली बेस है जो कि डियागो गार्सिया नामी आइलैंड पे मौजूद है। और अब जब इसके नज़दीक एक चैगोस आइलैंड जो था, जो कि 211 साल से बरतानवी राज की मिल्कियत था, बरतानवी वजीर आज़म ने अब इसके जो सोवरेनिटी राइट्स थे मॉरिशस के हवाले कर दिए हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस मुल्क है, यानी फिर चाइना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और आने वाले वक्त में इस चैगोस आइलैंड के ऊपर चाइना अपनी कोई मिलिट्री बेस भी बना सकता है, जिसके बाद इस खित्ते के अंदर ये जो इजारादारी थी डियागो गार्सिया आइलैंड की बेस की, वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकती है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।